अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है साजिद ताड़ साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक सर, आज 2-3 चीज़ें आपसे समझना चाहेंगे। एक तो आप जानते ही हैं कि गवर्नमेंट के जाते ही जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया और उनका जो फैसला दिया हुआ था, पहले गवर्नमेंट के होते जो एक बिल पास कराया गया था और उसको लेके जो है जजमेंटल एक्ट जो था, रेवेन्यू और जजमेंटल एक्ट, उसको उन्होंने वापस कर दिया, कालादम का करार दे दिया। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ-साथ एक वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत वीडियो एक जो है वो इंडियन जो हैं, आप जानते हैं बिजनेस कम्युनिटी के, टाटा, उनका रतन टाटा भाई, उनकी चल रही है, जो बहुत बता रहे हैं कि किस तरह से वो अपने कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं हमेशा। और सर, हमारे यहाँ बहुत बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन हम ऐसा कोई काम करते हुए दिखाई नहीं देते जो ये कहा जाए कि मुल्क की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। इसके साथ साथ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन जो है वो भी भारत में हुआ, जाहिर है कि आप जैसे कि जानते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ, लेकिन उसको आप कैसे कंपेयर करेंगे पाकिस्तान से? देखिए आरजू, मैं सबसे पहले तो ये मैं मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं। कभी कंपैरिजन बनता नहीं है हमारा, लेकिन मैं आज इस चीज पे कंपैरिजन ही करना चाहूंगा। लेकिन शायद उसको पाकिस्तानी को देख रहे हो तो शायद उन्हें पता चले कि हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं और भारत किस डायरेक्शन पे जा रहा है। मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगा, हालांकि अब कंपैरिजन बचा नहीं है, कंपैरिजन बनता नहीं है। इकोनॉमिकल तो नहीं बनता, पॉलिटिकल भी नहीं बनता। अब उसमें मैं नो कॉन्फिडेंस का कहूंगा कि नो कॉन्फिडेंस की मोशन वहां पे मूव हुआ रूलिंग पार्टी बीजेपी के खिलाफ और खासकर मोदी जी के खिलाफ। जो मणिपुर के अंदर जो वहां पे हादसा हुआ उसकी बेस पे था कि वो चाहते थे, और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि प्राइम मिनिस्टर आके इस पे बोले आके, जिस पे 2 घंटे से ज्यादा मोदी साहब ने जाके स्पीच दी हाउस के अंदर। और ये 26वां वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का तब बनता है कि इसी एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से पाकिस्तान जला के रख दिया गया आधा। इसी एक नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से कई असेंबलियां टूट गई। इसी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से कोर कमांडर के घर को जला दिया गया, जिना हाउस को। हालांकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दुनिया में होता है, सुबह होता है, शाम को लोग अपने घरों में चले जाते हैं, सुबह फिर असेंबली शुरू हो जाती है। मेरे अमीरुल मोमिनीन जो है उन्होंने बड़ी दफा, हर दफा ब्रिटिश का वो देते हैं मिसाल, लेकिन ब्रिटिश के अंदर तो दोपहर को वोट ऑफ ना कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस होता है, सुबह नया वजीर आजम आके चाय संभाल लेता है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तबाही, कभी उसके ऊपर साइफर को लटकाया गया, कभी पाकिस्तान को आइसोलेट किया, अमेरिका के खिलाफ जहाद के लिए तकरीरें की गई, अब अमेरिका के पांव पड़ रहे हैं। ये इसी नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की एक्सरसाइज की वजह से पाकिस्तान जो है कभी बैंक्रप्सी के सर पे जाता है, कभी बैंक्रप्ट होता है, कभी बचाया जाता है। कोई डायरेक्शनलेस एक सिलसिला था। नो नो कॉन्फिडेंस। मेरे जो अजीज मेरे हम वतन है उनको चाहिए कि देखें कि भारत के अंदर भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, स्पीचेस हुई हैं वहां पे कांग्रेस की तरफ से गांधी साहब ने स्पीच दी है और कई स्पीचेस हुई हैं। उससे पहले एक दिन पहले अमित शाह साहब ने 2 घंटे स्पीच दी है उन्होंने भी। तो चाहिए देखें, मैं हमेशा ये कहता रहा हूं, मैं समझता हूं कि वाहिद एक पाकिस्तानी हूं जो अपने पाकिस्तानी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा बॉलीवुड की गानों के से हट के वो भी सुनो, मैं नहीं कहता, लेकिन वहां की खबरें भी पढ़ो, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पड़ोस में हम जैसे लोग किस तरह तरक्की की तरफ गामजन है, किस तरीके से वो जमहूरियत को बचा के चल रहे हैं, किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आगे लेके बढ़ रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन डिप्लोमेसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी, किस तरीके से वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, किस तरीके से मेक इन इंडिया मूवमेंट चला रखी है, किस तरीके से उन्होंने नेशनलिज्म को आगे लेके चल रहे हैं। ये पढ़ना बहुत जरूरी है। हालांकि अब कंपैरिजन मैं नहीं करता, क्योंकि मैं करूं तो मेरे कई अजीज मुझे कहते हैं कि शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं। यहां फिर एक दफा मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैं कभी भी सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान के खिलाफ मैं नफरत हो। पाकिस्तान मेरी मादरे मिल्लत है, लेकिन जो लोग उसके 76 साल से कपड़े फाड़ रहे हैं, मुझे उनसे नफरत है, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनसे मोहब्बत नहीं कर सकता। वो मुसलसल लूट रहे हैं, और क्यों नहीं वो सोच रहे इस तरह की सोचें जिस तरह की सोचें भारत में चल रही हैं। अब मैं उस दूसरी एक मिसाल, जो आपने कहा है कि इस वक्त हमारी कल ही अभी असेंबली खत्म हुई है, तो मेरे जो रॉयल एक चीफ जस्टिस साहब हैं,
एचिसोनियन है, बाहर के पड़े हैं, उन्होंने एक फैसला जो सेव करके रखा हुआ था 19 जून का, उन्होंने वो ठुस करके नए कानून क्या बनाने हैं, उन्होंने अगले कानून भी खत्म कर दिए। अब मैं फिर यहां पे कंपेयर करूंगा, आज अल जजीरा की खबर है कि अमित शाह साहब ने वहां पे उन्होंने कहा है कि हम ब्रिटिश दौर के जो गुलामी के जो कवानीन थे उनको खत्म करेंगे, खासकर इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, इसको ब्रिटिश इरा के उसको हम रिफॉर्म करेंगे। ये तीनों बिल पेश हो चुके हैं। वो उनकी सोच क्या है और हमारी सोच क्या है। आपकी असेंबली ने कानून बनाया, अभी असेंबली को चंद घंटे हुए निकले हुए पीछे से वार कर दिया गया है। तो ये मैं अपने जो ब्रिटिश रॉयल जस्टिस जो है, हिज हाइनेस, उनसे पूछना चाहूंगा कि आगे जा रहे हैं कि हम पीछे जा रहे हैं। इसको डिफाइन कर दें प्लीज, अगर इजाजत हो आपको तो। टाइम आपको मिले सियासी सरगर्मियों से तो आप इसको भी बता दें कि हम आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे। अब इसका भी कंपैरिजन कर लें कि वो अपने ब्रिटिश दौर के कवानीन से जान छुड़ा रहे हैं और हमारे ब्रिटिश जो फॉरेन क्वालिफाइड जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, दो ग्रुप है। हम आजाद 14 अगस्त आने वाला है, मैं बल्कि एक प्रोग्राम करूंगा, प्रूव करूंगा कि आप किस तरीके से हम आज भी गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हुए। आपने किस तरीके से पाकिस्तान सिर्फ फाइलों में बनाया है, बाहर के मुल्कों से कर्जा लूटने के लिए, फंडिंग लूट के लंदन दुबई ले जाने के लिए अब टोरंटो डेस्टिनेशन है। सिर्फ वो एक ड्रामा बनाया है आपने। मेरे ख्याल पाकिस्तान का सिर्फ ऑब्जेक्टिव यही था कि दूसरे मुल्कों को लूटना किस तरह है। तो मैं वो उसके 14 अगस्त पे बल्कि मैं अपना रोना रोऊंगा कि हम आजाद क्यों नहीं है आज। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आज भारत, चैलेंज जिस तरह भी है, उनकी सोचे हैं कि इस ब्रिटिश दौर की निशानियां जो इनको खत्म करें। अब हमारे इस वक्त रूलिंग एलीट, जिनको मेरे अमीरुल मोमिनीन ने खिताब दिया था इलेक्टेबल, वो कौन है? वो हर 6 महीने बाद पार्टी चेंज करते हैं। वो इलेक्टेबल कौन है? ज्यादातर ब्रिटिश लोग, जो ब्रिटिश राज था, उनके एजेंटों के पोते दोते हैं। आप देख लें, मुल्तान से आप शख्सियात देख लें, वो जमीनें उन्हें किस तरह मिली थी। अपनी इस धरती के साथ बेवफाई की, अपने लोगों को मरवाने के फ्रूट में उनको जमीनें मिली थी। एक वो कुछ लोग हैं, और कुछ फिर लोअर मिडिल क्लास के बच्चे जो होते डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं, रट्टे लगा के सीएसएस करते हैं, फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है उसी ब्रिटिश दौर की, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, तहसीलदार, एसपी। वो उसी दौर के ब्रिटिश लोगों के बनाए हुए घरों में रहते हैं और अपने आप को ब्रिटिश समझना शुरू कर देते हैं। उसकी एक्सट्रीम पर तब पहुंचते हैं जब 18-19 ग्रेड में आके बाहर इंग्लैंड अमेरिका पढ़ते हैं, लोगों के टैक्सों के ऊपर आके पढ़ते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं कि इन लोगों को लूटना किस तरह है। और फिर उसके बाद आपको मैंने बताया, यहां पे आके प्रॉपर्टीज के ऊपर निशानियां लगा के जाते हैं, जिस्म ले जाते हैं, दिल और दिमाग यहां छोड़ जाते हैं। मैं आज माई हैट ऑफ टू द अमित शाह साहब इन इंडिया कि उन्होंने इस ब्रिटिश सिस्टम के खिलाफ आज अपना आगाज किया, बगावत की उन्होंने। लेकिन मेरे ख्याल में हमारा इस वक्त किसी इंसान का कोई मूड नहीं है कि पाकिस्तान की बुनियाद रखी जाए, पाकिस्तान बनाया जाए, किसी का कोई मूड नहीं। मुझे कोई खबर बिल्कुल नजर, मैं ओरिजिनल, मैं आपको बताऊं आरजू, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, लॉ का स्टूडेंट हूं। सारा दिन मुझे शौक है इस चीज का कि देखूं कि करंट अफेयर दुनिया में क्या हो रहा है, क्या पक रहा है, नाइजर में क्या हो रहा है। आज मुझे उसका भी, नाइजर की भी एक एक पल की खबर। मुझे इस वक्त पता है दुनिया के अंदर क्या क्या, युगांडा में एलबीजीटी कम्युनिटी के खिलाफ जो कानून बनाया गया, वर्ल्ड बैंक उसको किस तरीके से देख रहा है। ये मेरा एक पैशन है इन चीजों के बारे में। लेकिन मैं तरस गया हूं कि कभी पाकिस्तान से अच्छी खबर आए, या मुझे कोई ऐसा इंसान नजर आए जिसके जहन में एक प्लान हो कि यार मैं अपने मादरे मिल्लत को सर्व करूंगा बगैर किसी लालच के। मुझे एक भी इंडिविजुअल नजर नहीं अभी तक आया। पावर फाइट चल रही है, पावर फाइट। आपके अगले बैलेट पे जब भी इलेक्शन होंगे, 6 महीने, साल बाद, 2 साल, सिर्फ 2 क्वेश्चन होंगे, आईएमएफ होगा और उसके सीपैक होगा। ये 2 ग्रुपों की लड़ाई है। उसमें पता नहीं अब मेरे हम वतन जो है वो कितने जलील होंगे, कितने कर्जों में जाएंगे, कितनी मारामारी होगी, कितने बम फटेंगे सिर्फ इस झगड़े में कि आईएमएफ से को लूटना है या सीपैक पे चाइना को लूटना है। सिर्फ एक लड़ाई और कुछ नहीं। मैं प्रूव कर सकता हूं इन डिबेट कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इसी चीज का झगड़ा है। एक बाहर के पड़े हुए लोग हैं जो बर्तानिया और अमेरिका को लूटना चाहते हैं आईएमएफ के जरिए, उनसे पैसे लेना चाहते हैं, और एक ग्रुप है वो कहते हैं हम नहीं, सीपैक बना के चाइनीज को लूटेंगे। ये झगड़ा है।
अब उसमें अगली जो बात मैं करना चाह रहा था, आपने बात की रतन टाटा जी। देखिए, मैं एक तो आरजू आपको पता है मेरी, माय माय रिसर्च टुवर्ड्स इंडिया, माय रिसर्च, माय पैशन टुवर्ड्स दूसरे मजहबों की तरफ भी हर चीज, बल्कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा हमारे जो टाटा फैमिली को और पारसीज को मैंने पढ़ा है। ये ना सिर्फ टाटा क्योंकि पारसी, इस ये अपनी आमदन का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट एक्टिविटीज पे डोनेट करते हैं। ये उनका हिस्सा है मजहब का। मजहब का तो हमारा भी हिस्सा है, ज़कात देना हमारा भी हिस्सा है, हमारे मजहब का भी हिस्सा है। लेकिन हमारे मजहब में तो आपको पता ही है कि हमारे मजहब में तो नफरत और मारना भी तो मना है, लेकिन हम उस पर जिहाद कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। ये दुनिया के अंदर मेरा ख्याल है ये भी एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि हम अपने मजहब को अपने फायदे के लिए उसको पोलिटिसाइज करके कारोबार बना लेते हैं। लेकिन पारसी अभी इस चीज से बचे हुए हैं कि नंबर बहुत थोड़े हैं, बहुत क्लोज निटेड कम्युनिटी है। मेरा ख्याल अभी तक उन्होंने मजहब के अंदर कारोबार को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, तो वो अभी तक अच्छे काम कर रहे हैं। अफसोस के साथ, दुख के साथ, हमारे ईदी साहब थे, ईदी साहब फिलैंथ्रोपिस्ट थे लेकिन बिजनेसमैन थे, बिजनेसमैन नहीं थे। वो सबसे बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट वो थे। बल्कि मुझे यहां तक याद है, मुझे पिछले दिनों किसी एक दोस्त ने भारत पंजाब में से मुझे एक बिल बोर्ड का फोटो खींच के भेजी जिसमें ईदी साहब की मिसाल दी गई थी। लेकिन दुख के साथ है कि इस वक्त जितने भी अमीर लोग हैं पाकिस्तान के, लूटना उनकी पहली प्रायोरिटी है, फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क उनकी प्रायोरिटी नहीं है। दूसरा एक सबसे बड़ा जो मुझे दुख है, मेजॉरिटी ऑफ मेरे कंट्रीमैन जो है वो मौत पे यकीन नहीं रखते। बार बार उनको लोगों ने कहा है, कई दफा कहा जाता है, उनको बताया जाए कि कफन की जेबें नहीं है, कफन की जेबें नहीं। लेकिन ये कि उनको लूट मार से इतनी मोहब्बत है, डॉक्टर खाने बंद कर देंगे लेकिन फिर भी लूट मार से बाज नहीं आएंगे। कैंसर होगा, जाके कीमोथेरेपी लंदन से करा के आ जाएंगे, फिर भी लूट मार से बाज नहीं आएंगे। पता नहीं क्या बात है। इस एक पता नहीं हमारे डीएनए में या ब्लड में कोई प्रॉब्लम आ चुका है कि हमें कोई शौक ही नहीं है लेगेसी के बारे में, कि हम अगर मर जाएंगे तो लोग हमें किस तरह याद करेंगे। पता नहीं किस ये पैशन इनको कौन सिखाएगा। कोई किताबें आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, पता नहीं पर क्या सीख के जाते हैं। मैंने तो आपको बताया था कि 400-400 साल पुराने इंस्टीट्यूशंस में से पढ़ के जाते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग ही कर रहे हैं, और क्या करना है, वो कुछ भी नहीं कर रही है। पाकिस्तान के पता नहीं क्यों इनको ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि जाके अपने कंट्री को सर्व करो। सर्व करना तो इस नॉट पार्ट ऑफ इट। हमारे पूरे इस सिलसिले में किसी भी हमारी एक्टिविटी के अंदर आपने देखा कोई सर्व कर रहा है? मुझे अभी याद है, मैंने आज ही वो रतन टाटा जी का जो उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया है, जिसमें बुजुर्गों को ग्रैंड पैल्स कहा जाएगा और फिर उसमें यंग लोगों को तरबियत दी जाएगी कि वो उनको जाके डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट पे लेके जाएं, उनके साथ सोशलाइज करें, और उनका नाम गुड फेलोज रखा जाएगा। मैंने उसको बल्कि मैं उस पूरे प्रोग्राम को जाके ऑनलाइन मैंने स्टडी किया और आई गॉट सो इम्प्रेस्ड विद इट। मैं इंशाल्लाह ताला, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू कि मैं इसकी बुनियाद पाकिस्तान में रखूंगा और आई विल डुप्लीकेट द सेम आइडिया फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। क्योंकि इसमें यकीन करें, हम हर एक ने बूढ़ा होना है, और खास विन विन सिचुएशन है दोनों साइडों पे। बच्चों को तरबियत देना और उनको तनख्वाहें दें, इंसेंटिव दें उनको, गरीब बच्चों को, कि आके उनका ख्याल रखें। जब दूसरे बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, अपने बुजुर्गों का भी ख्याल रखेंगे। और दूसरा आरजू, ये सबसे बड़ी बात है जो हमने पाकिस्तान में, या ज्यादातर हम लोग इस चीज पे तवज्जो नहीं देते। जब आप खैरात करते हैं, किसी को हंस के मिलते हैं, यू बेसिकली सर्व योरसेल्फ, यू गेट एनर्जी आउट ऑफ इट। सबसे बड़ा किसी की हेल्प करना, किसी को फीड करना, सबसे बड़े बेनिफिशियल आप खुद होते हैं, क्योंकि आपका यू गेट सेटिस्फैक्शन आउट ऑफ इट एंड इट इज वेरी एडिक्टिव। आई हैव ट्राइड इट माई सेल्फ। मैं आज आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। मेरा माय सन जब छोटा था तो मैं उसको बचपन में केले और सेब डाल के लिफाफे में ले जाता था पार्क में, तो जहां जहां सीनियर सिटीजन बुजुर्ग बैठे होते थे, मैं जाके बैग उनके हाथ में, उनको यू कैन पिक एनीथिंग आउट ऑफ इट। सिर्फ उसको ये सिखाता था कि हाउ टू गिव। मैं जब भी ग्रोसरी लेने जाता था, अपने साथ उसको लेके जाता था, और जो भी बुजुर्ग देखता था कि वो अपनी ट्राली ग्रोसरी की लेके जा रहे हैं, मैं आई यूज्ड टू टेल माय सन, गो हेल्प हिम टू पुट द ग्रोसरी इन हिज ट्रंक, इन हिज गाड़ी के अंदर। लेकिन ये इतना एडिक्टिव है,
जब तक आप ये नहीं सिखाएंगे, मैं आज आपको एक और पर्सनल बात बताऊंगा। माय फादर वाज अ लॉयर। आपके हाई स्कूल, आपकी डिग्रियां आपको डोंट मेक यू ह्यूमन और डोंट मेक यू सक्सेसफुल टू बिगिन विद। सोशल बिल्कुल स्किल्स नहीं है, आपको एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करने की सलाहियत नहीं रखते, कामयाब नहीं होंगे आप। शायद वक्ती तौर पर चंद पैसे कमा लें आप एक बड़ी गाड़ी ले लें, लेकिन यू वोंट गेट कुछ, दो चीजें नहीं सीखे आएगी आप, इनर पीस नहीं आएगा, रिस्पेक्ट नहीं आएगी सोसाइटी में, और जो लीडरशिप एबिलिटीज है वो नहीं सामने आएंगी। ये तभी होती है जब व्हेन यू डू द फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क। मैं और कहता हूं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आप पैसे दे के ही लोगों को खुश करें, आप स्माइल के साथ भी खुश कर सकते हैं। बिल्कुल, किसी का ख्याल करके। आप किसी को नमस्कार कहें, आप किसी को सत श्री अकाल कहें, आप किसी को सलाम कहें, आप झुक के मिलें, अपनी गाड़ी, आप बस में ट्रेन में हो, अपनी सीट दे दें, ये भी एक फिलैंथ्रोपिस्ट वर्क है। ये जरूरी नहीं है कि रकम दे के खुश किया जाए, लेकिन हमारे तो फिर मतलब के बगैर तो शेक हैंड ही नहीं करते। किसी को स्माइल दें, कहते हैं यार शायद इसका कोई मतलब होगा। हम इतने इतने जो है वो गिर चुके हैं अपने इस वैल्यू में। लेकिन ये बहुत अच्छा, मैं आज मुझे आपने ये ट्वीट भेजा, मैं समझता हूँ आई एम हाईली ओब्लाइज्ड कि आपने इसको मेरे साथ शेयर किया। इट इज द नीड ऑफ द सोसाइटी, इज नीड ऑफ द वर्क। हमें अपने बिल्कुल लोगों का ख्याल रखना होगा, अपनी सोसाइटी का ख्याल रखना होगा। इसके बगैर गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लेकिन सर करप्शन की अगर हम बात करें तो बहुत से मेरे इंडियन दोस्त जो हैं वो यही बताते हैं कि भाई करप्शन तो भारत में भी होती है, लेकिन वो जो करप्शन होती है वो पैसा फिर वो भारत के अंदर ही घूमता रहता है। इस वजह से भी जो है इतना नुकसान नहीं होता, जो हमारा फौरन ही बाहर चला जाता है। तो ये रोक कैसे हो सकती है? देखिए, मेक सेंस, ये तो जो आपने बात की है मेक सेंस करती है। दूसरा, उसमें देखे ना, एक और बात है कि करप्शन जो है आरजू, वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। मैंने जब यहाँ पे बिजनेस एजुकेशन ले रहा था, तो उसमें डिफाइन की जाती थी चोरी को, पिल्फरेज को अपॉर्चुनिटी के साथ। जब आपको मौका मिलेगा तो जितने से ईमानदार आदमी इंसान होगा, वो कोशिश करेगा इसको उठा ले वो। लेकिन उसमें ये मैं बताना ये चाहूंगा कि वहां पे एक सेटअप ऐसा है कि उनके ज़हन में, उनके जो रूलर हैं, यो वहां उनके रूलर तो नहीं मैं कहूंगा, जो उनके लीडरान हैं या उनकी ब्यूरोक्रेसी जो है, उनमें ये ट्रेंड ही नहीं है कि लंदन सेटल होना है। उनके जो जनरल, आर्मी जनरल है, आपने वो अपना रावत साहब का घर देखा था। जी फादर वाज आर्मी जनरल, ही इज हिमसेल्फ। तो उनके घर में कितनी इंपोर्टेंट चीजें नजर आ रही थी आप। तो ये एक सोसाइटी ने खुद इस चीज को डिफाइन करना होता है। दर हकीकत अब इसको मैं ब्लेम ये करना चाहूंगा क्योंकि भारत खुला है 1991 में। पहले सारा कुछ चीजें भारत के अंदर बनाई जाती थी। उनके गाड़ियां बंद, सुजुकी, हमारे सुजुकी का नाम देते हैं, वो उन्होंने मारुति का नाम दिया। उससे पहले एम्बेसडर गाड़ी टोटल बनती थी भारत के अंदर। लेकिन हमारे इंपोर्टेड चीजों का शौक डाला गया हमें। हम शुरू से खुले। मेरे मेरे जो दोस्त हैं भारतीय, वो कहते हैं कि हम तो अब बचपन की स्टोरियां सुनाते हो, कहते चॉकलेट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, सोडा खुला नहीं था, ये पेप्सी को बहुत देर से आया, टीवी ट्रांसमिशन बहुत देर से आई। लेकिन हमारे ये आई चीजें, लेकिन आप उस ऐसी लत में पड़े आप उसमें कि आपने फिर वो चीजें ना सिर्फ इंपॉर्टेंट लेने का शौक हुआ, आपने अपने लीडरान भी इंपॉर्टेंट, सोचें भी इंपॉर्टेंट, लूट मार भी एक्सपोर्टेड, तो इंपोर्टेड, तो फिर वो मेरा मकसद आप रुक नहीं सके उसके बाद। इस वक्त आपका सिस्टम जो है, मैंने कल भी किसी जगह पे मिसाल दी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विवेक, जो रामास्वामी है यहाँ पे आजकल हमारे जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि अब रिफॉर्म्स नहीं, रेवोल्यूशन की जरूरत है। और जो इमरान खान का जो तजर्बा किया गया था, वो दर हकीकत रेवोल्यूशन का ही एक हिस्सा था। तभी बच्चों ने ख्वाब देखे, तभी बच्चे उनके पीछे लगे, लेकिन दुख के साथ कि उनके साथ धोखा हुआ। वो जो कहते थे, खान साहब ने आके कौम को बताया, बाजवा साहब को बताया, मेरे पास 200 लोगों की टीम है जो आते ही पाकिस्तान की किस्मत बदल देगी। फिर उन्होंने बिल्कुल वही वेस्टर्न कॉपी की, अपने 100 डेज परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट। वो फिर वो मैंने उसकी भी स्टोरी पढ़ी है कि किस तरीके से वो 100 डेज को किस तरीके से बाद में, उसके बाद ये कंट्रोल ही नहीं कर सके, उछाड़ बछाड़, कभी इसको दे, कभी उसको दे, कभी एक लेकिन सर ये भी तो इमरान खान ने ही कहा था कि मेरी तैयारी नहीं थी और अचानक से हुकूमत मिल गई, ये भी रिकॉर्ड पर है। नहीं देखे, वो यू टर्न तो वो कहते हैं ना कि ये हेल्दी है यू टर्न लेना हर चीज पे। जिस तरह के मरासले पे यू टर्न लिया, फिर पहले चोर चोर कहते रहे, जेल जाने से एक हफ्ता पहले कह दिया मैं पाकिस्तान के लिए इनके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। ये तो उनकी आदत है। और आज की तो स्टोरी अब जो दूसरी निकल चुकी है कि वो डायरी मोहतरमा की निकल चुकी है, वो तो खुद सोच ही नहीं रखते अपनी।
वो तो खुद, उनको तो दूध पीने की इजाजत भी नहीं है, खुद उन्हें तो चाय पीने की इजाजत भी नहीं है। वो तो मैडम उनको टाइम बताती है, कितने बजे आपने ये करना है, जलसा इधर से करना है, जजों को किस तरह घेरना है, ये क्या करना है। वो तो सारे भी, मैं समझता हूँ आपकी प्राइम मिनिस्टर तो मैडम थी वो, मेरे ख्याल में तो सारे केसेस उनके खिलाफ बनने चाहिए। ये बेचारा तो बेजबान आदमी है, इसकी तो जबान ही नहीं। मैं तो हैरान हो गया आज जो इंकिशाफ सुबह हुआ है, वो जो डायरी में से जो निकला, पाकिस्तान की किस्मतों के फैसले काले बकरों पे हो रहे हैं और मुर्गियां जला जला के हो रहे हैं फैसले। यार कैसे ये लोग, मैं आज हैरान और परेशान था आज मैं आरजू। सर उस डायरी पे सर होगा कोई एक्शन इनके ऊपर? वो डायरी के काफी चीजें निकली हैं। एक्शन क्या होना है, एक्शन, एक्शन जब 16 मिनट में 16 जमानतें, जब फ्यूचर वाले आने वाले क्राइम की भी जमानतें देने के लिए हमारे रॉयल जो हैं, जो रॉयल ब्रिटिश हमारे जज हैं बैठे, तो जब वो, मेरा मकसद है कि वो कहाँ जाएंगे आप ना, असेंबलियां का। आज मैं बल्कि एक और बात आपसे ऐड शेयर करना चाहूंगा दुख के साथ। असेंबली का आखिरी दिन है, खाकान अब्बासी साहब ने बाहर निकल के जो स्टेटमेंट दी है, मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा मैं शर्मिंदा हूं इस असेंबली का 5 साल में हिस्सा रहा। आने वाली तारीख बताएगी कि इस असेंबली पाकिस्तान में क्या कर। मैं आज आपके सेगमेंट के आखिर में एक भरपूर अपील करना चाहूंगा अपने पाकिस्तानी बच्चों से, नई जनरेशन से। मैं तुम्हारी मिन्नत, आपकी मिन्नत करता हूं कि भारत के खबरें आप पढ़ा करें ऑनलाइन जाके प्लीज। मैं और बांग्लादेश की भी खबरें पढ़ा करें, भारत की भी, क्योंकि आपको पता चले कि हम जैसे लोग बिल्कुल, वो बिल्कुल सरहद के दूसरी साइड पे तरक्की किस तरह कर। लेकिन सर आपको मालूम है कि कई न्यूज़पेपर ब्लॉक कर रखे हैं पाकिस्तान ने। मैंने आर्टिकल लिखा है इंडियन न्यूज़पेपर के लिए, मैं अपना आर्टिकल खुद ही नहीं ओपन कर पाती यहाँ पे क्योंकि ब्लॉक है वेबसाइट। वो तो लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ, चले जो मिलता पढ़े तो सही, कुछ तो पढ़ देखें तो सही, यूट्यूब पे देख लें, कुछ देख लें। नहीं लेकिन सर ये नहीं होना चाहिए। आई फील कि आपको ये बात करनी चाहिए। आप कई लोगों को जानते हैं, भाई न्यूज़पेपर तो पढ़ने दो। डेफिनेटली, देखिए खबर छुपाने से थोड़ी छपेगी, छुप जाएगी वो। ये तो वही बात है ना, बिल्ली कबूतर को देख के आंखें बंद कर ले, बिल्ली चली तो नहीं जाती ना, वो बिल्ली तो वहीं रहती है। लेकिन इनको चाहिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखें पड़ोस में क्या हो रहा है। आज मैं इस सबसे बड़ी खबर बताना चाहता हूँ आपको। भारत अपना सर्च इंजन नया बनाने के बारे में सोच रहे हैं। गवर्नमेंट ने वहां पे स्कीम बनाई है, $4 लाख दिया जाएगा उस कंपनी को जो भारत का अपना गूगल के कंपैरेटिव सर्च इंजन बनाए। ये आज की खबर है। ये पाकिस्तानी बच्चों को पता होना चाहिए, जो ट्वीट पे सारा दिन उर्दू में ट्वीटें करते हैं। खुदा रहा बच्चों इन चीजों से देखो पड़ोस में क्या हो रहा है, खुदा रहा। मैं बिल्कुल आपको मैं ब्लेम नहीं करता, तरक्की के ख्वाब देखना चाहिए, ख्वाब देखने की कोई फीस नहीं लगती, लेकिन पॉजिटिव लर्न करो। नफरत के अंदर जाके इतना ना अपने दिमाग को बंद ना करो। भारत को देखें किस तरह तरक्की कर रहे हैं, वो भी आप जैसे लोग हैं, आप जैसी सोचे हैं, तभी तो बॉलीवुड के गाने आप सारा दिन सुनते हैं, क्योंकि आप जैसे हैं सारा कुछ। बिल्कुल ऐसा ही है, हर खाते भी आप जैसे, कपड़े भी आप जैसे। बल्कि मैं हैरान हूं, मैं कई दफा भारत जाता हूं आरजू, हैरान हो जाता हूं कि नए जो घर बन रहे हैं उनके डिजाइन भी वैसे ही हैं जो आपके पाकिस्तान के डिजाइन। बल्कि मैं खुद भारत जा रहा हूं जल्दी, 2 महीने 2 तक जा रहा हूं। लेकिन ये कि सोचना, बच्चों को सोचना चाहिए, देखें। बल्कि मैं तो चाहता हूं हमारे लेजिस्लेटर हैं वो भी आज, उनको भी चाहिए कि आस पड़ोस की अपने जैसे जो ममालिक है उनकी असेंबलियों की भी प्रोसीडिंग को वॉच किया करें, हाउ दे डू देयर लेजिस्लेशन। और बिलखसूस एक कॉपी करें अमित शाह साहब की, कि जिस तरीके से वो अपनी कानून को रिफॉर्म कर रहे हैं, भारतीय जो चीज, अब जो ब्रिटिश एजेंडा था, ब्रिटिश लॉज थे, उनको रिफॉर्म करें, उनको रिफॉर्म। ये जो सिस्टम गुलामी का था, ये तहसीलदार, ये पटवारी, अब हर चीज तो ऑनलाइन हो जाएगी, तो पटवारियों से जान छुड़ाएं, तहसीलदारों से जान छुड़ाएं, करप्शन बचेगी। ये असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो समझता है, जिस तरह मैं वॉइस राया आ गया हूं, जिस तरह एसएसपी के अभी घरों में वो रहते हैं जो ब्रिटिश दौर के थे, इनका नाम खादमैन रखें, इनके नाम कुशुरता रख दें। ये खुदा का नाम है, जो एक वर्ड एसपी है, डीआईजी है, ये खौफ की अलामत बन चुके हैं। इनसे जान छुड़ाएं, ये ब्रिटिश सिस्टम से। इनके जेल में डाला जाए, दे आर सर्वेंट, दे हैव टू सर्व। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और दूसरा ये कि सीखने में कोई बुराई नहीं है, किसी भी वक्त और किसी से भी सीखा जा सकता है। तो फिर भारत जो इतना आगे जा रहा है हर फील्ड में, उससे सीखने में क्या हर्ज है? तो हमारा ही भला है सर, हमारा ही फायदा है, उससे भारतीयों का कोई फायदा नहीं कि हम उनसे सीखकर हम भी कुछ ठीक हो जाए, इसमें हमारा ही फायदा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू।